जो अपने संघर्ष में भी मुस्कुराते हैं, जो अपने संघर्ष में भी मुस्कुराते हैं, सफर का आनंद वही उठाते हैं। ठीक है, ये लाइन मैंने आपके लिए बोला है क्योंकि अभी जो आप मेहनत कर रहे हो, यदि आपने मुस्कुरा दिया ना, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आप भी, आपके माता भी, आपके पिता के साथ साथ आपके पड़ोसी जलेंगे, उनकी बात तो छोड़ दो, लेकिन आपका पूरा परिवार आनंदमय हो जाएगा रिजल्ट के दिन। ठीक है, तो इस मेहनत में मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए, और आपके साथ हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए महामैराथन क्लास लेके आने वाला हूं, तो आज का वीडियो आ गया है, आपका इंतजार समाप्त हो गया है। ठीक है, देखिए 22 फरवरी के लिए क्लास 12 हिंदी का मैं 10 नंबर बिल्कुल पक्का आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। देखिए, मैं जानता हूं कि काफी बच्चों को एमसीक्यू में ही दिक्कत होता है क्लास 12 हिंदी में, तो आज उसका काम ही तमाम हो जाने वाला है। ठीक है, मैं आपको कम से कम मैं बता दूं जोड़ के कितना, गद से 74 बताऊंगा और वहां से 110 लगभग बताऊंगा। टोटल में 200 क्वेश्चन बताने वाला हूं। मात्र इस 200 क्वेश्चन को यदि आप देख लेते हैं ना, तो 10 नंबर तो कहीं नहीं गया भैया। अब आपको कई ऐसे टीचर है जो 600 क्वेश्चन कराएंगे। अब भैया मैं उन्हीं से यही पूछना चाहता हूं कि 2 दिन तो समय है, 600 क्वेश्चन आप भी याद नहीं कर पाओगे। बच्चे क्या, बच्चे को तो दूर है भैया। ठीक है, तो मात्र ये 200 क्वेश्चन, और ये 200 क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है। 3-4 क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन है, आप देखोगे तो मजा आएगा। ठीक है, 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यहां से सभी के सभी बहुकल्पीय प्रश्न यहीं से आएंगे 22 फरवरी को, और यह वायरल प्रश्न है। ठीक है, 100% में गारंटी देता हूं मेरे भाई। पेपर से जब देख के तुम बाहर निकलना ना, तो डायरेक्ट मुझको याद करना कि सर ने जो बताया था वो आया था कि नहीं। अगर आया था तो भैया खुशी मनाना, मिठाई बटना और आके 2-3 सब्सक्राइबर बढ़ा देना। लेकिन यदि अगर ना आए ना, तो आना और कमेंट खोलना और जितना गाली देना हो दे लेना। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं नीचे पहले एक लाइन और। गद और पद, गद पद दोनों से आपसे 10 एमसीक्यू आते हैं, 10 नहीं 5-5 आते हैं, टोटल 10 एमसीक्यू हो जाते हैं। एक एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, 10 नंबर का बन जाता है। तो आज की वीडियो में ये 10 नंबर आपके जेब में जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए जो गद के एमसीक्यू है पहले उन्हें देखेंगे, उसके बाद पद वाले देखेंगे। तो गद से भी आपके 5 एमसीक्यू आते हैं, तो मैंने यहां पर 74 क्वेश्चन लिए हैं गद से। मात्र 74 को तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए खड़ी बोली गद की प्रथम रचना है। देखिए मैंने ऑप्शन नहीं लिख रखा है, मैं ऑप्शन लिख कर अगर उस पर टिक लगवाता चलता ना, तो भैया वीडियो ऐसे ही बहुत महामैराथन हो जाता। ठीक है, तो हमें ज्यादा तो टाइम पास करना नहीं है, हमें वही चीज करना जो हमारे एग्जाम में है। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया है, उसका डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है। आपके एग्जाम में किस प्रकार आएगा वो मैं बता देता हूं। बोलेगा खड़ी बोली गद की प्रथम रचना है, 4 ऑप्शन रहेगा। गोरा बादल की कथा, उसके बाद रहेगा क्या क्या ऑप्शन क्या दे दूं मैं भैया, हाँ नूतन ब्रह्मचारी रहेगा, मुर्दा राक्षस होगा, श्री चंद्रवाली होगा। ये 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से जो सही ऑप्शन उसे सिलेक्ट कर लो। तो भैया गोरा बादल की कथा याद रहेगा तभी आप सिलेक्ट करोगे। तो मैं 74 बताऊंगा, काम हो जाएगा। सिंगार रस मंडल के रचनाकार है विठल नाथ, भाषा युगिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र की रचना है नचिकेतो उपाख्यान। ठीक है, हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड माडट के लेखक कौन है, तो युगल किशोर हैं। आनंद कंदामनी के लेखक कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। देखिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं ज्यादा जल्दी से जल्दी कर रहा हूं जिससे आपका वीडियो बहुत कम समय बने और ये कम समय में ये महामैराथन क्लास पूर्ण हो जाए और आपका समय बचे। ठीक है, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हिंदी प्रदीप के संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट हैं, और बालकृष्ण भट्ट भैया भारतेंदु युग के लेखक हैं, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं क्या, हाँ चलो लिख देता हूं, भारतेंदु युग के ये क्या है, लेखक हैं, याद रखिएगा। कभी कभी आ जाएगा कि बताइए बालकृष्ण भट्ट किसी युग के लेखक हैं, ऑप्शन है का भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, तो आप बता देंगे ये भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप मात्र 74 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो यहीं से आपका 5 फंस जाएगा। और काव्य कभी आज ही वीडियो में बताऊंगा, तो काव्य में कम 102 बताने वाला हूं, 102 क्वेश्चन है। यदि आप उस 102 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे तो वहां से भी 5 फंस जाएगा। आपका 10 का 10 नंबर का खेल आज की इस वीडियो से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भागवती के लेखक कौन है, श्रद्धाराम फ्लौड़ी हैं। गोरा बदली कथा के लेखक कौन है, जटमल है। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है, ज्योतिश्वर है। देखिए यदि आप इसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे ना, तो वो मेरी गलती नहीं होगी। कुछ बच्चे 74 में से भी 50 याद करके जाएंगे, तो भैया उनकी गलती होगी, मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है, काशी नगरी पंचाणी सभा की स्थापना की थी श्याम सुंदर दास ने की थी।
ठीक है। श्याम सुंदर दास किस युग के लेखक है भैया? द्विवेदी युग के लेखक है, याद रखना, ठीक है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु है। स्वयंगति स्वयंवर के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास हैं। और परीक्षा गुरु के भी लेखक कौन है भैया? श्रीनिवास दास है, यहां पर लिख लो, ठीक है। कौन जाने भैया कहां से आ जाए, ठीक है, श्रीनिवास दास, ठीक है। चलिए, सरयू पार की यात्रा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है और ये पहला यात्रा वृत्त रचना है। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था इलाहाबाद से होता था। इसके संपादक कौन है भैया? तो बालकृष्ण भट्ट है, अभी हमने देखा था इसका क्वेश्चन। श्री चंद्रवाली नामक नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। मुर्दा राक्षस के नाटक के लेखक कौन है? तो भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो भैया बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो भैया क्या होगा कि आप लिख लोगे। पीडीएफ तो मिल नहीं पाएगा इसका, क्योंकि भैया यदि पीडीएफ बनाने बैठूंगा ना तो वीडियो नहीं दे पाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग ये लिखते चलिएगा या नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, ठीक है। देखिए 2-3 बार यदि आप ये वीडियो देख लेंगे ना, 2-3 बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। एक एक लाइन का तो आंसर है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे तो प्रताप नारायण मिश्र थे। एक पत्रिका से रिलेटेड याद रखना, पत्रिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा, लिख लो 100%, ठीक है। हिंदी नई चाल में डली किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सरस्वती पत्रिका का संपादक श्याम सुंदर दास है। और सरस्वती पत्रिका किस युग की है? तो देखो भैया यहां पर क्वेश्चन है तो ये लिखने की जरूरत नहीं, अभी आगे आ जाएगा। चंद्रकांता सनतती रचना है तो देवकी नंदन खत्री का है और द्विवेदी युग का है। सरस्वती पत्रिका है, देखो आगे ना क्वेश्चन, द्विवेदी युग का है, ठीक है। चलिए, द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया? तो भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तो 1903 में बने थे, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में किसका जन्म हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का हुआ, ठीक है। साहित्य शिखर के रचनाकार हैं तो साहित्य शिखर के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सरदार पूर्ण सिंह की रचना है तो कन्यादान है, पवित्रता है। और एक और याद रख लो, सच्ची वीरता है, सच्ची वीरता। मैंने कोमा लगाया था यहां पर लेकिन लिखा नहीं था तो लिख लेना, सच्ची वीरता। इंदुमती पहली कहानी है भैया, प्रथम कहानी है और इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है, ठीक है। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार लगातार पूछा गया है तो ये आपके पेपर में आ सकता है। श्याम सुंदर दास की शैली भावात्मक है। प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। जीवन और दर्शन पुस्तक के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कुछ लोग इसको संपूर्णानंद लिखवाते हैं, बड़े बड़े चैनल लिखवाते हैं, लेकिन भैया गलत है, ठीक है। आचरण की सभ्यता के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन तीनों याद कर लेना, एक इसमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मधुआ कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है और मधुआ एक कहानी विधा की है, ये भी याद रखना। मधुआ एक कहानी विधा की है और ये जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं तो डॉक्टर राजकुमार, ठीक है। केदारनाथ पांडे किस लेखक का नाम है? तो राहुल सक्रात्यानंद का नाम है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी सफलता है। संघगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। हंस नामक पत्रिका का संपादक मुंशी प्रेमचंद्र है। हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? तो महादेवी वर्मा है, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है कफन। प्रेमचंद्र का एक ही कहानी है कफन, जिसे याद रखना आप। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कविता क्या है? याद रखना, ऐसे पूछ देगा कविता क्या है, किसका है, किस लेखक का रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल है। अशोक के फूल निबंध है तो कैसा निबंध है भैया? तो ललित निबंध है। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह के लेखक राहुल सक्रात्यानंद है। और यह भी याद रखना कि वोल्गा से गंगा एक कहानी संग्रह है, ठीक है। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है तो वासुदेव शरण अग्रवाल का है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है तो भारत की एकता है। कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक आज्ञा हैं। मृगनयनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, याद रखना। अरे यावर रहेगा याद के लेखक हैं आज्ञा, ठीक है। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, ठीक है। चलिए कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। महके आंगन चहके द्वार के लेखक आपके कन्हैया लाल मिश्र
प्रभाकर हैं। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जनेंद्र कुमार हैं, विचार और वितरक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, निम्न में से हिंदी प्रदीप के संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी प्रदीप का संपादक कहां से होता था? तो इलाहाबाद से होता था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, आवारा मसीहा जीवनी के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। मेरे विचार के लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। अगिन की उड़ान के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, बहादुर के लेखक अमरकांत है। ठीक है, बहादुर के लेखक अमरकांत है, ये आपको मालूम है। और इनका अमरकांत का एक और रचना है, याद नहीं आ रहा, मैं उसको आपको बताना चाहता था। अमरकांत याद तो आ जाएगा, एक मिनट रुको। अरे अमरकांत, इसका मैं आपको ये बाद में याद आ जाएगा तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले पर कर दूंगा। ठीक है, डिप्टी कलेक्टरी, देखो याद आ गया है ना, डिप्टी कलेक्टरी। कोई पता नहीं है, मुझे याद आ गया, ये मैं समझना कि मैं देख के नहीं, डिप्टी कलेक्टरी है। और एक इनका और रचना है, वो मैं डिस्प्ले पर कर दूंगा। ठीक है, ये 3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलूं, क्या याद करूं? किसी विधा की रचना है तो आत्मकथा है। और ये किसकी है भैया? तो हरिवंश राय बच्चन जी के, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी खबर के रचनाकार पांडे विचन शर्मा है। और अपनी खबर किस विधा की रचना है भैया? किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है, याद रखना, आत्मकथा याद रखना। ठीक है, चलिए आखिरी चट्टान की विधा यात्रा वित्त है। पागल पत्ती की रचना तो कौन है भैया? गद्य गीत है। तो ये जो हमने कराया भैया, ये आपके कहां से थे? गद्य से 74 प्रश्न थे, यहीं से आपके 5 फंस जाएंगे। तो हमने गद्य वाले कंप्लीट कर लिए, अब हम पद की ओर बढ़ेंगे। और यहां से मैं आपसे एक साथ 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं, और यहां से आपका 5 100% फंसेगा। यहां से 5 नंबर का काम तो हो ही गया, और 10 नंबर का काम आज की इस वीडियो से हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं और काव्य वाला लाते हैं। देखिए काव्य का पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप अलग पेज में नोट कीजिएगा। ये नहीं कि 74 से इसको स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं, वो 74 जो गद्य से थे और ये काव्य से है। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है तो सरहप्पा को माना जाता है। कविता में 4 चंद लगाने वाली शक्ति थी तो व्यंजना थी। आदिकाल का अन्य नाम है, देखिए आदिकाल का 3 अन्य नाम है, कोई भी एग्जाम में ऑप्शन में आएगा उसी को डालिएगा टिक। ठीक है, सिद्ध समांत काल आ जाए ऑप्शन में तो इसे लगा दीजिएगा, वीर गाथा काल आ जाए या चारण काल आ जाए। ठीक है, ये तीनों एक साथ नहीं आएगा, इसमें से कोई एक आता है, तो तीनों याद रखिएगा, तीनों में से कोई आ सकता है। दोहा कोश के रचनाकार सरहप्पा है। आदिकाल के कवि कौन है? तो नरपति नल्ला है, दलपति विजय है, और जगनीक है, और चंद्रबरदाई है, और इदापति है। ये सब याद रखना जरूरी है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 याद रखिएगा कि आदिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा? बोल देगा बताइए निम्न में से आदिकाल के कवि कौन है? ऑप्शन ए ऑप्शन रहेगा नरपति नल्ला, चंद्रबरदाई। ऐसा चंद्रबरदाई तो नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 1 ही रहेगा। जैसे रहेगा नलपति नल्ला, राजकुमार वर्मा, ठीक है, मीर खुसारो, रामचंद्र शुक्ल। तो आपको भैया नरपति नल्ला टिक लगाना होगा, ये 5 याद कर लीजिएगा। हिंदी का प्राचीनतम, हाँ एक बात और, यदि ये आदिकाल के कवि है ना, इनकी जो रचना भी होगी ना वो आदिकाल की ही होगी। ठीक है, जैसे कि चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, तो अगर आ जाएगा कि बताइए पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो भैया चंद्रबरदाई भी आदिकाल के हैं, तो वो भी रचना आदिकाल की ही होगी। ठीक है, अब मान जाओ भैया कि तुम छपरा में रहते हो, ठीक है, तो मैं पूछूंगी तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं, मतलब तुम्हारी माता कहाँ रहती हैं, तो तुम थोड़ी ना कहोगे दिल्ली रहती हैं, हो सकती हैं दिल्ली, लेकिन ज्यादातर माता तो आपके साथ ही ना होंगी, छपरे में ही होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, हरिवंश पुराण के रचनाकार है तो स्वयंभू हैं। ठीक है, स्वयंभू, ये मुझसे भी याद नहीं होता भैया, स्वयंभू इतना आसान नाम है, लेकिन मैंने बार बार भूला हूं। यहाँ पर देख कर ही मैंने लिखा था, गूगल पर सर्च किया हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है, तब मैंने यहाँ पर लिखा, बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पूट है तो भक्ति का है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई है, अभी मैंने कुछ क्षण पहले बताया था ना। चलिए, हिंदी के साहित्य के आदिकाल के लिए विज्ञापन नाम किसने दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अल्लाह खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है, जिसके लेखक जगनीक हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को वीर गाथा काल कहा? देख लो पूरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा में है, तो वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा भैया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान थे तो ग्रासा द तासी। कौन थे? ग्रासा द तासी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण
किया तो रामचंद्र शुक्ल ने किया। खाली कबरी के रचयिता अमीर खुसरो हैं। ये आ का मंत्रा यहाँ पर नहीं रहेगा, अमीर खुसरो। ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया तो राहुल सक्सेना ने दिया। वहीं चरण काल नाम राजकुमार वर्मा ने दिया। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है तो रामानुजाचार्य को जाता है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। भक्ति काल के कवि हैं, जो भक्ति में डूबे रहते थे वो भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है। तो कौन कौन से भैया? तो तुलसीदास जी हैं, नावादास जी हैं, अग्रदास जी हैं, सूरदास जी हैं और नंददास जी हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कोई कौन है? यानी कि जो कृष्ण के जो भक्त थे उनको अलग बांट दिया गया, राम के भक्त को अलग बांट दिया गया। तो कृष्ण के भक्त कौन कौन है भैया? तो देख लो यहाँ पर, इस तरह याद रखो कृष्ण का भक्त कौन है, राम के भक्त कौन है, इस तरह याद रखो। सूरदास जी, रसखान जी, नंददास जी, गोविंद दास जी, चतुर्भुज दास जी, कृष्णदास जी, कुंभन दास जी। जो भी कृष्ण, मतलब समझो इस तरह एग्जाम पर ट्रिक है, जो कृष्ण के जो भक्त है ना उनमें कृष्ण के नाम से रिलेटेड जरूर कुछ है। अब देखो सूरदास में तो ऐसे ही याद रहेगा कि सूरदास जी भी कृष्ण है, रसखान भी ऐसे ही है तो याद रहेगा। अब नंददास, नंद भैया किसका नाम है? कृष्ण जी के पिताजी का नाम है। गोविंद किसका नाम है? कृष्ण जी का नाम है। चतुर्भुज दास, विष्णु जी का कितने हाथ हैं? तो 4 हैं भैया, तो चतुर्भुज दास। कृष्णदास, कुंभन दास। देखो भैया सारा नाम उन्हीं से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, समझ गए। और इनके अंत में दास दास जरूर होता है, रसखान में नहीं है लेकिन सब में दास दास जरूर होता है। ऐसे तो भक्ति काल के जितने भी हैं, बोले राम के हो चाहे कृष्ण के हो, सबके अंत में दास दास जरूर आता है। ठीक है भैया, ये अपने आप को बड़े नहीं बनते हैं। अब देखो जय श्री राम। राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो तुलसीदास जी हैं, नावादास जी हैं, अग्रदास जी हैं। ठीक है। देखिए कृष्ण में आपको 6 याद रखने हैं और राम में आपको 3 याद रखने हैं। ठीक है। इनके दुगना इनके भक्त थे। ठीक है। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम कौन है? तो राम बोला थे। ठीक है। और ये बुरा मत मानिएगा, मैंने ये ट्रिक बताया याद रखने का। कृष्ण के 6 और राम के 3, राम के 3, कृष्ण के 6, इस तरह याद आ जाता है। तो राम के 3 कौन कौन से? तुलसीदास, नावादास, अग्रदास। ठीक है। और 6 इस तरह आपको याद रहेंगे। ये ट्रिक है कि नाम कृष्ण जी से रिलेटेड होगा वो कृष्ण में होगा। ठीक है। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था भैया? राम बोला था। ये ने बचपन में ही राम ने, इनका कहानी है यदि आप सुने होंगे तो बहुत आनंद है। ये बचपन में जन्म लेते ही राम बोले थे। पहले बोले थे, पहला अक्षर इनका था। पहले लोग क्या बोलता है? दादा बोलता है, माँ बोलता है, पिता बोलता है, लेकिन ये क्या बोले थे? राम। इसीलिए पूरे गांव इन्हें राम बोला के नाम से पुकारने लगा। ठीक है। सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है तुलसीदास जी से है। रुनकता नामक स्थान संबंधित है तो सूरदास जी से है। ठीक है। चलिए, प्रेमाश्री सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? तो निर्गुण काव्य धारा से है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है तो भक्ति काल का है। ठीक है। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? तो ब्रज भाषा की है। अविनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, याद रखिएगा। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है तो श्रीमद् भागवत कथा है। ठीक है। चलिए, कवि सूरदास जी की अगर आप कथा पढ़े होंगे ना तो सूर सागर इनकी जो रचना है 10वीं में मैंने पढ़ा था, उसमें कन्हैया का जिक्र है और कन्हैया के बारे में इन्होंने बताया है। तो भैया याद रखिएगा कि जब भी सूर सागर का नाम आता है तो कृष्ण जी का नाम जरूर आता है और कृष्ण जी का ही वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में है। तो याद रखिए कि सूर सागर यानी कि श्रीमद् भागवत कथा, सूर सागर यानी कि श्रीमद् भागवत कथा। इस प्रकार याद रखेंगे तभी याद होगा। मैं जानता हूं कि आपको 200 क्वेश्चन याद करने में दिक्कत होगा, ऐसे ट्रिक थोड़ा थोड़ा ट्रिक ढूंढिए ना, इस याद हो जाएगा। ठीक है। कबीर के दोहों का नाम से जाना जाता है तो साखी नाम से, या कभी कभी ऑप्शन में शाही दे देता है। ठीक है। ऐसे तो शाही नहीं देता है, बहुत कम देता है, इसे काट दो, इसे मत याद करो, साखी लिख लो। ठीक है। साखी। ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? साखी, सखी का साखी, ऐसे याद कर दो। ठीक है। कबीर के गुरु का नाम था तो रामानंद था। अब इसे याद करने का ट्रिक क्या है? राम को याद कर लो, रामानंद हो जाएगा। ठीक है। तो वो कबीर के गुरु थे। ऐसे में याद करता था और आज भी याद करता हूं। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। यह श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं तो सूरदास जी हैं। जब भी वात्सल्य आ जाए, श्रृंगार आ जाए तो याद रख लेना सूरदास जी हैं, बस। और क्या? हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा है? तो मध्य काल याद रख लेना, भक्ति काल को। ठीक है। सूफी काव्य धारा की कवि है तो मलिक मोहम्मद जैसी है। ठीक है। और इसका ट्रिक मैं नहीं बता सकता, मैंने ठीक ठाक याद किया, छोड़ो इसको। पद्मावत का रचना काल है तो भक्ति काल।
कबीर दास प्रमुख कवि हैं तो निर्गुण काव्य धारा के हैं। ठीक है, रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। और रीति मुक्त के कवि कौन कौन से, तो चार याद रखिएगा, घनानंद, बोधा, आलम, द्विजदेव। ऑप्शन में इसमें से चारों में से कोई आ सकता है, याद रखिएगा। ये नहीं कि एक ही याद करेंगे या तीन छोड़ देंगे, नहीं, चारों याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन में चार चार क्यों लिख रखे हैं, नहीं तो अगर चार चार नहीं लिखता ना तो चार क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं। ठीक है, एक ही आंसर तो भैया हम एक ही क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम दिया तो विश्वनाथ प्रसाद ने दिया। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है तो केशव को कहा जाता है। रीतिबद्ध कवि भूषण, बिहारी, केशव और मतीराम है, ये चारों प्रमुख हैं, इनको तैयार करना ही पड़ेगा। बिहारी सतसई में दो का संख्या तो 719 है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, इसमें सोठा जो होता है, जो सोठा होता है वो कितना होता है भैया, 6 होता है। और दोहा जो होता है वो भैया कितना होता है, तो इसमें से 6 निकाल दो, 713 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोहा की संख्या पूछा गया तो आपको के साथ 713 ना होंगे, लेकिन भैया कभी कई पुस्तक में 719 मारे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं यार, ये बुक वाले भी कंफ्यूज करते हैं। रीतिकाल का प्रमुख विशेषता है तो मुक्त काव्य और श्रृंगारिकता भावना, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है। बिहारी लाल ने किस छंद में रचना की है, तो दोहा छंद में की है। कविता वर्धनी सभा के संस्थापक थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। द्विवेदी युग के कवि मैथिल शरण गुप्त थे, हरिओद थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। ठीक है, ये तीनों को याद रखिएगा कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, जब ये द्विवेदी युग के कवि हैं तो इनकी रचना भी क्या होगी, द्विवेदी युग की होगी। जैसे मान जो आगे मैथिल शरण गुप्त का रचना बताइए, साकेत किस युग का रचना है, तो आप कहोगे द्विवेदी युग का। हरिओद का मान जाओ आ गया, प्रिय प्रवेश किस युग का रचना है, तो बताओगे द्विवेदी युग का हो गया। जगन्नाथ दास का आ जाएगा कि बताइए उद्धव शतक किस युग की रचना है, तो भैया द्विवेदी युग का रचना है। समझ रहे मेरी बात, इस प्रकार समझिए। ठीक है, हरिओद का जन्म स्थान है तो निजामाबाद में है। मैथिल शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह भारत भारती है। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला, तो देखिए पहले तो मैथिली शरण गुप्त आते हैं, फिर रामधारी सिंह दिनकर आते हैं। अगर पहला बात करें तो मैथिली शरण गुप्त और द्वितीय रामधारी सिंह दिनकर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला तो मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला और जयशंकर प्रसाद को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। और एक लेखक का और नहीं मिला, उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी साकेत की नायिका कौन है, उर्मिला है, और नायक कौन है, लक्ष्मण है। मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम का भावना प्रचलित होती है तो भारत भारती से होती है। ठीक है, 55 नंबर है कि गंगा अवतरण काव्य कृति का रचयिता कौन है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। परिजात किस कवि के गद्यों का संकलन है, तो हरिओद का है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति कौन है, तो सिद्धराज है, अनद है, प्रदक्षिणा है, साकेत है, भारत भारती है, रंग में भंग है। ये इतना याद रखिएगा इनकी रचना। ठीक है, प्रिय प्रवेश काव्य कृति का मुख्य रस कौन है, तो वीर रस है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन कौन सी है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बता देता हूं। प्रिय प्रवेश याद रखिएगा, रस कलश याद रखिएगा, वैदवी वनवास याद रखिएगा, और कौन है ये भैया, चोखे चौपदे याद रखिएगा। ठीक है, द्विवेदी युग का समय सीमा है 1900 से 1922 तक। निम्नलिखित में एक चंपू काव्य है, ये सोदरा है, इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त है। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत का किस सर्ग में है, तो 9वां सर्ग में है, याद रखिएंगे। चलिए, क्षयवाद कवि है, देखिए हमारा भी गला सूख रहा है क्योंकि कब से ही हम आपसे बातें कर रहे हैं, तो एक मिनट थोड़ा हम जल पी लेते हैं। क्षयवाद के कवि हैं तो याद रखिएगा, क्षयवाद के कवि कौन कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये याद रखिएगा कि ये जब छायावाद युग के कवि हैं तो इनकी रचना भी क्या होगी, छायावाद की होगी। जैसे जयशंकर प्रसाद का कामायनी है तो कामायनी किस युग की रचना होगी, छायावाद युग की होगी। तो ये सब याद रखिएगा। आधुनिक युग की मीरा है तो महादेवी वर्मा की। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। ठीक है, कामायनी में सरला सर्ग किस सर्ग के बाद आता है, तो आशा सर्ग के बाद आता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना में मिली, तो चिदम्बरा पर मिली। क्षयवाद की विशेषता है तो सौंदर्य और प्रेम, रहस्यवाद की प्रधानता और प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण है। और एक और है वो भी याद कर लीजिएगा, अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह लिख लीजिएगा। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। नौका विहार कविता अवतरित है तब यह गुंजन से है। ठीक है, मैं लिख दूं क्या, अस्तुल के प्रति इसका, और जो मैंने बोला, क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना जो स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह,
लिख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं जानता हूं कि लिखने का टाइम नहीं है, आप लोग इसी से याद कर रहे होंगे, तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, नौका विहार कविता अवतरित है तो गुंजन से, और गुंजन के लेखक सुमित्रानंद पंत हैं। ठीक है, चलिए। क्षयवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। कला और बुढ़ा चांद पर पुरस्कार मिला तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पर मिला। सुमित्रानंद पंत की रचना है तो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, पल्लवा है, लोकायतन है, युगपत है, युगांत है और युगवाणी है, याद रखिएगा। ठीक है, चित्रधार काव्य की भाषा है तो ब्रज भाषा है, जिसके लेखक आपके जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, चित्रधार के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। पापियों का वह पिन पुकार किसका रचना है? तो सुमित्रानंद पंत का है। रचना नहीं, ये पंक्ति है, तो याद रखना है, यहाँ पर रचना काट लो, ये पंक्ति कर लो, पंक्ति। ठीक है, चलिए। जयशंकर प्रसाद की कृति तो मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, आंसू है, लहर है, प्रेम पति के, कणन कुसुम है और करुणालय है। ठीक है, चलिए। महादेवी वर्मा की रचना है तो यामा है, सांदनी है, रसीम है, दीपशिखा है, सांध्य गीता। इतना इनका इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद कर लेना। ठीक है, किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला था, फिर मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला था, सूर्यकांत त्रिपाठी को नहीं मिला था। बस ये 3 याद कर लीजिए, काफी है। ठीक है, क्षयवाद का समय श्रेणी माना जाता है 1938 तक। कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि प्रकृति के हैं। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से? गंगा नदी से है। सुमित्रानंद पंत को सोवियत लेड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो लोकायतन पर मिला था। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। इस प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रेमचंद्र थे। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ तो 1943 में हुआ। पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है तो युगांत को प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आज्ञा है। ठीक है, ये जितने में है ना भैया, कहां से बता देता हूं मैं, ये 80 नंबर से स्टार्ट हुए ना, ये सब 3-3, 4-4 बार पेपर में आ चुके हैं, तो तुम समझ लो ये कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो बच्चे शुरू में ही देख के चले गए हैं उनकी तो गोबर हो जाएगी, अब जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, चलिए। कहाँ थे हम लोग भैया? हाँ, तो यहाँ पर थे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक तो आगे हैं, ये भी मैंने बता दिया था। प्रगतिवाद के समय सीमा 1936 से 1943 तक है और प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1953 तक है। लिख देता हूं मैं, याद कर लेना वो भी। ठीक है, प्रयोगवाद समय सीमा कब से भैया? तो 1943 से 1953 तक है। ठीक है, चलिए। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो उर्वशी पर मिला था। ठीक है, आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था, किस रचना पर मिला था, कमेंट करके आप बताइए। दूसरा सप्तक के कवि कौन है? तो भैया भवानी सिंह है, धर्मवीर भारती हैं, नरेश मेहता है और रघुवीर सिंह है। ठीक है, नारायण स्वरूप भी है, उनको भी याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। ठीक है, तीसरे सप्तक का प्रकाशन दूसरा लिख दिया है, देखो यार, दूसरा, ये तीसरा है, देखो लिखना नहीं बनना, लिख लेना। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 है। ठीक है, इसका याद रखने का तरीका क्या है? प्रथम संपादक कौन हुआ? मतलब तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में हुआ था। अगर दूसरा का पूछे तो 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1951 हो जाएगा। तीसरा का बोले तो फिर 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1959 हो जाएगा। क्लियर है? तार सप्तक का संपादक है तो भैया अज्ञ है संपादक। अज्ञ द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या 4 है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी भी मिला था। रसीम रथी भैया खंड काव्य है और रसीम रथी के रचनाकार कौन है वो भी लिख देता हूं मैं, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, याद रखिएगा। उल्टा उल्टा फुल्टा लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ में आ रही होगी। हरी घास पर छड़बड़ कृति के कवि कौन है? अज्ञ है। नदी के दीप भैया, नदी के दीप भी इन्हीं की रचना है, वो याद कर लीजिएगा, वो भी लिख देता हूं मैं। अभी इंपॉर्टेंट याद पड़ रही है। नदी के दीप इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रगतिवाद का मुख्य आधार साम्यवाद है। ठीक है, चलिए। प्रगतिवाद का जो कवि है वो याद रखिएगा, कौन कौन से है भैया, कौन कौन से है नहीं बताया क्या मैंने, लिख दिया। चलो, उतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बादल को गिरते देखा, ये कौन देखा भैया? तो नागार्जुन ने देखा। ठीक है, ये उन्हीं की रचना है। मॉस्को भी दूर है के रचयिता कौन है? तो शिव मंगल सिंह सुमन है। नई कविता के कवि कौन है? तो अज्ञ है। और लास्ट क्वेश्चन, नई कविता का आरंभ हुआ तो 1951 में या 1954 में, और इसका मैं लेखक का नाम लिख देता हूं। नई कविता के रचनाकार कौन हुआ मैं लिख देता हूं, नरेंद्र शर्मा।
याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और बोलता है, नई कविता के कवि कौन है, तो याद रखिएगा अज्ञ, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जो ऑप्शन में रहे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बतानी है मेरे भाई, ठीक है। और आपको वीडियो को लाइक कर देना है, एक ही बार लाइक करना है, 2 बार लाइक नहीं करना है, एक ही बार लाइक करना है। इतना नहीं, इतना मत ज्यादा खुश हो जाना कि एक बार नहीं, एक बार लाइक कर दो फिर इसको एक बार और लाइक कर दो, तो भैया लाइक हट जाएगा। तो एक ही बार लाइक करना, ठीक है। और इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे हमारा फैमिली 50,000 जरूर कंप्लीट हो जाए। 50,000 कंप्लीट होने के बाद आप सबके लिए मैं एक तोहफा लेके आने वाला हूं, और उन सभी गरीब बच्चों को जो नहीं पढ़ पाते हैं, शिक्षा से दूर हैं, उन सबके लिए मैं बहुत बड़ा करने वाला हूं। लेकिन हमारा फैमिली तो बड़ा हो जाए, क्योंकि समूह में मिलकर काम करने से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।